हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बताइए फटाफट से कि आप लोग ठीक हैं और आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ ठीक है। फटाफट से आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए ताकि क्लास को शुरू कर दिया जाए। और प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो आपका चैप्टर 9 है फिजिक्स का, रे ऑप्टिक्स, इसमें से बहुत सारे ऐसे सब्जेक्टिव होते हैं जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। कब से कब तक का करने वाले हैं? तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 9 है रे ऑप्टिक्स, इसका हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। कब से? तो 2009 से लेके 2024 तक के जितने भी पूछे गए क्वेश्चन होंगे सब के सब सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग क्या करने वाले हैं, सफाया करने वाले हैं। और आपको 110% है कि समझ में भी आएगा। तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए कि क्या आप सब रेडी हैं। फटाफट से एक बार बता दीजिए सभी बच्चे क्या आप सब रेडी हैं इस क्लास के लिए, क्योंकि आपको 110% समझ में आने वाला है। और प्यारे बच्चों, शाम में हम लोग फिजिक्स का ही क्या करेंगे, क्लास करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स का जो ऑब्जेक्टिव कल नहीं हो पाया था किसी कारणवश, और कुछ बच्चे भी थे परेशान कर दिए थे, ठीक है, उसके कारणवश क्या हुआ था, क्लास नहीं हुआ था। ठीक है, और नेटवर्क प्रॉब्लम भी था, इसके वजह से भी क्लास हमारा नहीं हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और फिर शाम में क्या होगा प्यारे बच्चों, रात में तो 9:30 बजे मैथ भी हम लोग आज करने वाले हैं। तो आज का सेशन यानी आज का जो दिन होने वाला है आपके लिए अच्छा होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्लास का दिन होने वाला है। तो सभी बच्चे क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या बाबू, चैप्टर 9 यानी रे ऑप्टिक्स का पूरा सब्जेक्टिव। तो चलिए, चैनल पे पहली बार आए हैं फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं बाबू फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और साथ में याद रखिएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना, जो कि नंबर यहाँ पे लिख दीजिए 9135742024, यानी हम यहाँ पे अपना नंबर लिख दिए हैं 9135742024। आप इस पे प्यारे बच्चों मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि लाइव क्लास का डायरेक्ट लिंक इसी में मिलता है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, जरूरी है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना। तो प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं, उससे पहले कि अगर 499 वाला आप महा कोर्स नहीं लिए हैं, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव और गेस प्रश्न के साथ और PYQ भी रहेगा, अगर आप ये नहीं लिए हैं तो आप लेट मत कीजिए प्यारे बच्चों। नंबर नोट कीजिए 6299248935, फटाफट से कोर्स आप ले लीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्या आप लोग रेडी हैं, एक बार बताइएगा, ताकि आज का जो सेशन है, और एक बात हम बता दें कि जो सब्जेक्टिव की बात करें, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जितना भी सब्जेक्टिव आता है क्वेश्चन बैंक का आता है, 80% क्वेश्चन बैंक का ही आता है। अगर आप 2009 से लेके चाहे 2011 से 2024 तक के प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 50% ही आपको बनाना रहता है, दोगुना विकल्प रहता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन बैंक को ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा। तो आप सब क्या बताइए, रेडी हैं आप सब? एक बार बताइए कि इस क्लास के लिए रेडी है, फटाफट से यस बोलिए बाबू। चलिए जल्दी जल्दी बोल दीजिए। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले तो बाबू यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा एक बात का सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि क्रांति कोण को परिभाषित करे तथा इनके शर्तों को लिखे। क्रांति कोण बाबू देखिए कब कब क्रांति कोण हमने आपको पढ़ा रखा है कि क्रांति कोण क्या होता है, इसके शर्त भी क्या होते हैं ये भी पढ़ा रखा है। लेकिन ये क्वेश्चन आया कब कब है, इस पे ध्यान लगाइए। देखिए क्वेश्चन है 2012 में पूछा गया, 2016 में और 2024, यानी जस्ट आपके जो सीनियर हैं, जो आपके बड़े भाई लोग थे जो पढ़ के निकल गए, उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्या आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा? तो नहीं बनेगा, और नहीं भी बनेगा। जिन बच्चों का छूट भी गया है, तो अगर आज आप क्लास कर रहे हैं तो 100% आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्रांति कोण किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यानी समझिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि क्रांति कोण किसे कहते हैं। तो एक सिंपल सा इसका डेफिनेशन बोले हम कि क्रांति कोण किसे कहते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं प्यारे बच्चों की क्रांति कोण किसे कहते हैं। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या करे, 90 डिग्री का कोण बना ले, है ना। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो, 90 डिग्री का कोण बना ले, उसी को क्या कहते हैं, तो क्रांति कोण कहते हैं, जिसे हम IC से सूचित करते हैं। तो ये तो सिंपल से आप रट्टा मार के डेफिनेशन याद कर लिए, है ना।
ये तो रट्टा मार के आप डेफिनेशन याद कर लिए कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए 90 डिग्री का कोण बना ले, उसे ही हम लोग क्रांति कोण कहते हैं, जिसे हम लोग आईसी से सूचित करते हैं। लेकिन ऐसा आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना है, जैसे हम आपको समझा के बता रहे हैं वैसे ही आपको काम करना है। 100% गारंटी, वादा कीजिए कि ऐसा काम आप लोग जरूर करेंगे, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही डेफिनेशन लिखना है, तभी आप प्यारे बच्चों टॉपर ओपर बन सकते हैं। विश्वास बना के रखिएगा इस बात को। टॉपर ओपर बनने के लिए प्यारे बच्चों गुरु का पालन करना, आज्ञा का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, समझे। देखिए ये क्या है, ये प्यारे बच्चों को पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। तो हम ऊपर वाले माध्यम को क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला माध्यम हमारा क्या है, हम क्या करते हैं इसको विरल माध्यम मान लेते हैं। कौन सा माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है बाबू, क्या मानेंगे, विरल माध्यम। और नीचे वाला को हम क्या मान लेते हैं, सघन माध्यम। बाबू सघन माध्यम विरल माध्यम पता है बाबू, सघन माध्यम विरल माध्यम पता है। तो विरल माध्यम किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश की चाल तेज हो, जैसे वायु में प्रकाश की चाल क्या है, तेज है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, तेज है, उसे विरल माध्यम कहेंगे। और सघन माध्यम किसे कहेंगे, जिसमें प्रकाश का चाल स्लो होता है, तो जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, तो ये क्या होगा, सघन माध्यम, इसमें प्रकाश की चाल स्लो होती है, उसे ही हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। और विरल माध्यम किसे कहते हैं, जिसमें प्रकाश की चाल तेज हो। जैसे प्यारे बच्चों क्या होगा, ये विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी जब प्रकाश, यानी क्या, कांच से जाएगी वायु में, जल से जाएगी वायु में, है ना। और विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में आएगी तो वायु से आएगी कांच में, या वायु से आएगी जल में, तो ये होता है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये क्रांति कोण पढ़ने से पहले आपको एक प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो हमने प्रकाश का अपवर्तन में क्या पढ़ाया था कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, विचलित हो जाती है। ये तो आपने पढ़ा था। जैसे हमने आपको यहाँ पे पढ़ाया बाबू, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे A to Z बच्चे ध्यान रखिएगा कि हम यहाँ पे आपको क्या पढ़ा रहे हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, और जब ये प्रकाश की किरणें जब टकराती है ना, तो वहाँ पे एगो हम अभिलंब खींचते हैं हम लोग, यहाँ पे पता है ना, यहाँ पे एगो अभिलंब खींचा जाता है, जो कि हम आपको प्रकाश का अपवर्तन जो है ना बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा चुके हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया अभिलंब, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से। बाबू बताइए फटाफट से, क्या होती है, अभिलंब से। अभिलंब से आप बोलेंगे कि सर अभिलंब से ये दूर हटेगी, क्या होगी, अभिलंब से ये क्या होती है, दूर हटती है। ये क्या होगी, अभिलंब से दूर हटती है। लेकिन इसको जाना कैसे था, तो आप बोलेंगे अरे सर इसको जाना तो ऐसे था, ये ऐसे सीधे जाएगा तो ये ऐसे जाएगा ना, ऐसे, इसको ऐसे जाना था, लेकिन ये चला कैसे गया, तो ये चला गया ऐसे, ये कहाँ चला गया, ऐसे चला गया। यानी प्यारे बच्चों ये आपको याद रखना, ये हमारा क्या है, आपतन कोण है जिसे आई से सूचित करते हैं, और ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, अपवर्तन कोण है। ये वाला हमारा क्या है, अपवर्तन कोण है, जिसे हम लोग कोण आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन समझा कि जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। लेकिन एक धाए से जल्दी से समझा देते हैं प्यारे बच्चों एक और बात कि जब प्रकाश क्या होगी, इधर मान लेते हैं क्या है, सघन है, और इधर क्या है, विरल है, ठीक है। अब उल्टा कर लेते हैं, तो जब प्रकाश की किरणें विरल से क्या होगी, सघन की तरफ जाएगी, तो ये इसको इधर जाना चाहिए था, तो ये क्या होती है, अभिलंब की ओर जाती है। तो जब विरल से सघन की ओर जाए तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, लेकिन अगर सघन से विरल की ओर प्रकाश जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, चलिए हो गया। अब हम लोग आते हैं क्रांति कोण। अब आपको समझ में आएगा कि क्रांति कोण क्या है, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि क्रांति कोण क्या है। फटाफट से जितने भी बच्चे हैं आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्रांति कोण आखिर होता क्या है, क्रांति कोण आखिर होता क्या है। चले क्रांति कोण की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें, याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, माध्यम लिखिए छोड़ दें, यहाँ पे फटाफट से लिख देते हैं। ये क्या है हमारा, यहाँ पे हो गया विरल माध्यम, और ये क्या हो गया हमारा, सघन हो गया, ठीक है। याद रखिएगा बाबू, अब क्रांति कोण हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो हमने आपको क्या पढ़ाया बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से क्या होती है प्यारे बच्चों, विरल माध्यम की ओर जाती है, तो आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। अभी जस्ट आपने ये पढ़ा,
आपने यही ना पढ़ा कि अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। ये अभिलंब से क्या होगी बाबू, याद रखना है कि अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। रुकिए इसको सीधा कर ले, है ना, ये क्या होती है, अभिलंब से प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, दूर हटेगी। जैसे हम बात करें तो ये क्या होगी, अभिलंब है तो ये क्या होगी, इससे दूर हटेगी ऐसे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये तो हमने क्या किया, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा। लेकिन क्रांति कोण क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा कि फिर क्या करेंगे, इस क्या करेंगे, ये जो कोण आई है इसका मान बढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों अब प्रकाश की किरण यहाँ से गुजरते हैं तो ये और दूर हटेगा, यानी ये किरण किधर जाएगी, यहाँ पे जाएगी। तो प्यारे बच्चों जैसे जैसे इसका मान बढ़ाएंगे ये क्या होगा, इसे नीचे चला जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, अभिलंब से दूर होता चला जाएगा। लेकिन एक ऐसा स्थिति आएगा कि जब प्रकाश की किरणें यहाँ पे टकराएगी ना तो ये इसके लंबवत ऐसे गुजर जाएगी, इसी पे ये क्या होगी, गुजर जाएगी, यानी ये पूरा 90 डिग्री का कोण बना लेगा। उसी कोण को, यानी यही कोण जो होता है प्यारे बच्चों क्रांति कोण कहलाता है। ठीक है, समझे, समझ में आ गया। अब आपको समझ में आएगा, देखिए कैसे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा कैसे, ठीक है। अब देखिए आपको समझ में कैसे आएगा 110%, ठीक है। अब देखिए आपको समझ में कैसे आएगा, हम आपको समझाते हैं। अभी देखिए, अभी जस्ट आपको कैसे समझ में आएगा 110%। अब देखिए ये हमारा क्या है, विरल माध्यम, ये हमारा क्या हो गया, सघन माध्यम हो गया। समझिएगा ये हमारा क्या हो गया, सघन माध्यम। अब हम बता रहे क्रांति कोण क्या होता है। तो प्यारे बच्चों आपतन कोण का वह मान, प्यारे बच्चों कहने का मतलब क्या, आपतन कोण ये है, ठीक है। ये हमारा क्या है, आपतन कोण है, ठीक है। ये हमारा है आपतन कोण। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए, प्यारे बच्चों जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए, जिसके लिए अपवर्तन कोण हमारा 90 डिग्री का कोण बना ले। यानी हमने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे थे प्यारे बच्चों, ये अभिलंब से यानी आपतन कोण का मान बढ़ा रहे थे, अब यानी ये अभिलंब से दूर हटता चला जा रहा था। यानी एक स्थिति ऐसी आई थी कि ये क्या हो गया था, इसके लंबवत आ गया था। यानी आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो, ये 90 डिग्री का कोण बना ले, ठीक है। ये क्या करें, 90 डिग्री का कोण बना ले। समझिएगा ये क्या कर रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का ये क्या कर रहा है, कोण बना ले रहा है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, क्रांति कोण कहते हैं। तो यही हमारा क्या हो गया, इसी को हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। समझ में आ गया ना कि आपतन कोण का वह मान, यानी जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे थे, यानी इसी को बढ़ा रहे थे। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए कि इसको हम ऐसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये और इधर जाएगा, ठीक है। अब एक स्थिति आएगी कि हम और बढ़ाएंगे इसको तो ये क्या होगा, इसी के लंबवत चला जाएगा। तो यही जो होता है हमारा क्या होता है, क्रांति कोण होता है। तो समझ में आ गया कि क्रांति कोण क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन कैसे बनाइएगा कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से जो विरल माध्यम में जाती है तो ये अभिलंब से दूर हटती है, ठीक है। क्लियर हो गया। और प्यारे बच्चों दूर हटती है तब आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, यानी यहाँ पे क्या आपतन कोण का हम क्या कर रहे हैं, मान बढ़ा रहे हैं, तो अपवर्तन कोण का यानी यहाँ पे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा, आपतन कोण का वह मान हो जाएगा जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। समझ में आ गया क्रांति कोण। अब इसके लिए शर्त क्या है प्यारे बच्चों कि क्रांति कोण के लिए प्रकाश किरण को, बाबू याद रखिएगा क्रांति कोण के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि क्रांति कोण के लिए क्या होता है, क्रांति कोण के लिए क्या होता है, प्रकाश की जो किरण होगी ना प्यारे बच्चों सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या होगी, अपवर्तित किया जाना चाहिए। पहला ऐसा नहीं है कि विरल से आप सघन कर दिए, नहीं, तो क्या होगी, अभिलंब की ओर सटेगी। तो जैसे इसे बढ़ाइएगा या और इधर आता चला जाएगा। लेकिन अगर सघन से विरल की ओर जाएगा तो अभिलंब से दूर हटते हटते होगी, ऐसी स्थिति आएगी कि ये पूरा 90 डिग्री का कोण बना लेगा। तो यही होता है हमारा क्रांति कोण। तो पहला शर्त क्या होगा कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तित किया जाना चाहिए। यह 100% है। तो ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो गया, एक बार बताइए बाबू, क्लियर है, बताइए ना जी, क्लियर है, फटाफट से बताइए। क्रांति कोण अगर आप लोग भूलेंगे तो बहुत पीटेंगे, क्योंकि क्रांति कोण हम आपको पढ़ा दिए, ठीक है। क्रांति कोण पूरा अच्छे से पढ़ा दिए, उसके साथ साथ प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ा दिए 100%। चले अब चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें, है ना। प्रकाश का क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, जो कि 2016 और 2021 में आया, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी पूरी तरह से उसका लौट आना। तो कैसे लौटेगा,
प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की बात करें, इसके शर्त भले पूछा है लेकिन हमको जान लेना ये जरूरी है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है यहाँ पे समझिएगा। ये क्या है हमारा प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपतन कोण का अभी बताएं कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए प्यारे बच्चों क्या हो, अपवर्तन कोण हमारा क्या हो जाए 90 डिग्री बन जाए। ये क्या हो जाए एकदम पूरा ये 90 डिग्री क्या हो जाए बन जाए, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को बोला जाता है बाबू, इसी को बोला जाता है क्रांति कोण, जो कि हमने आपको बताया। ये क्या है हमारा क्रांति कोण है, ठीक है। तो मान लें कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे किया कि ये क्रांति कोण ऐसे किया प्यारे बच्चों, यहाँ से जब किरण प्रकाश की किरण गुजरी तो क्या हो गई, इसके लंबवत हो गई 90 डिग्री बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रकाश को और आगे बढ़ाएंगे, यानी ये जो आपतन कोण है इसका मान और आगे बढ़ाएंगे। तो मान लीजिए कि आपतन कोण का मान और हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, अब ये इसके नीचे ही ना आएगा, तो ये जैसे ही बढ़ाएंगे क्या होगा, टकराएगा और फिर ये क्या होगा पुनः नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी उसी माध्यम में लौट आएगा। इसी को क्या कहेंगे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। नहीं समझे तो फिर समझाते हैं आपको 100%। जैसे प्यारे बच्चों देखिए कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, हम आपको समझा देते हैं। ये अविलंब तो मिट ही नहीं रहा है। मान लीजिए क्या है कि प्रकाश की किरणें यानी क्रांति कोण क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए क्रांति कोण है, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए। तो ये तो हम लोग क्रांति कोण पढ़ लिया। अब क्या प्रकाश यानी कहने का मतलब आपतन कोण का मान और बढ़ाते हैं, यानी और इधर से प्रकाश जब गुजारेंगे ऐसे तो क्या होगा, तो प्यारे बच्चों ये टकराएगा। अब तो इसके ऊपर तो नहीं जाएगा, अविलंब से और दूर हटेगा, तो दूर हट के क्या होगा, फिर ये इसी स्थिति में आ जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, क्रांतिक कोण। सॉरी क्रांतिक कोण नहीं, इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। यानी प्रकाश जा रहा है और फिर प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, टकरा के उसी माध्यम में लौट आ रहा है। यानी यहाँ पे याद रखिएगा कि ये विरल माध्यम में नहीं जा रहा है, विरल में ना जाके फिर ये क्या हो रहा है, सघन में ही वापस आ जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, फटाफट से बता दीजिए। चलिए यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। ये जब प्रकाश की किरणें हम क्या करेंगे, यहाँ से गुजारेंगे, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें क्या करेंगे, यहाँ से गुजारेंगे तो टकरा के क्या फिर वापस चला आएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हम इसको बोलते हैं क्या, क्रांतिक कोण नहीं, इसको बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी पूरी तरह से लौट आना, ठीक है। किरण जाएगा फिर उसी माध्यम में लौट आएगा। मान लीजिए ये विरल माध्यम है हमारा, विरल है, और ये क्या है, सघन है। तो सघन से प्रकाश जा रहा है और फिर सघन में ही लौट आ जा रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो देखिए इसकी शर्त क्या है प्यारे बच्चों, इसकी शर्त तो आप भी लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है कि शर्त क्या है। तो देखिए शर्त क्या है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए निम्नलिखित शर्त क्या है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए प्रकाश किरण को सघन माध्यम में आपतित होना चाहिए। यानी ये सघन माध्यम में क्या होना चाहिए, आपतित, यानी इसको फिर से सघन माध्यम में आना जरूरी है। यानी क्या होगा, इसके लिए प्रकाश की किरण को सघन माध्यम में, प्यारे बच्चों का सघन माध्यम में आपतित ये होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि प्यारे बच्चों फिर तो सघन में आ गया ना, ये तो क्रांति कोण जो 90 डिग्री का बना दिया, फिर हम आपतन कोण का मान बढ़ा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इसके ऊपर थोड़ी जाएगा, ये जो होगा इसके नीचे ही ना आएगा। तो ये नीचे क्या होगा, पूरी तरह से क्या होगा प्यारे बच्चों, ये लौट आएगा, इसे क्या होगा, लौट आएगा। इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। हो गया। अब देखिए आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। ये हमारा क्या है, आईसी क्रांति कोण, यानी आपतन कोण का मान इससे भी अधिक, तो इससे भी अधिक तो हम लोग बढ़ाए हैं। देखिए कोण अधिक बढ़ाए तभी तो इसी दिशा में, इसी माध्यम में लौट आया है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात लिखिएगा कि आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, जो कि क्वेश्चन ये आया हुआ है 2021 में। तो इतना क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों, बताइए क्लियर हो ही गया होगा 110%, ठीक है। अब देखिए अगला कि यहाँ पे देखिए 2020 का कि क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच में संबंध स्थापित करें। क्रांति कोण, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे कि क्रांति कोण का चिन्ह बनाना पड़ेगा, क्रांति कोण का फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्रांति कोण सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, ठीक है। क्रांति कोण सबसे पहले बनाते हैं। क्रांति कोण क्या है, एक बार बच्चा बताओ तो फटाफट से, सभी बच्चे एक बार बताइए क्रांति कोण क्या है। क्रांति कोण क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए जब प्रकाश की किरणें, यहाँ पे याद रखना है कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए चला
90 डिग्री कोण बना ले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं क्या, अब जहाँ पे प्रकाश पड़ता है वहाँ पे वो अभिलंब भी खींचा जाता है ना, तो ये अभिलंब हम खींच लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए प्यारे बच्चों, 90 डिग्री का कोण बना ले, यानी ये क्या होगा, ये इसी पे चलेगा, इसी पे, यानी 90 डिग्री का क्या करेगा, ये कोण बना लेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं मेरे चेला, इसी को बोलते हैं क्या, क्रांतिक कोण, ठीक है। तो आपको बताना है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आईसी, क्रांतिक कोण, ठीक है। अब यहाँ पे हम माध्यम में लिख दे रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा क्या, विरल, और ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों सघन, है ना। हम इसको माध्यम 1 मान लेते हैं, इसको हम माध्यम 2 मान लेते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों इस माध्यम को हम क्या मानेंगे, μ1 मान लेते हैं, और इस माध्यम को हम मान लेते हैं μ2। इस माध्यम को क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, इस माध्यम को हम मानेंगे μ2, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, पूरी अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या माना प्यारे बच्चों, एगो माध्यम लिया विरल, एगो माध्यम लिया सघन, ठीक है। अब क्रांति कोण का हमने क्या किया, फिगर बना दिया, लेकिन हमको क्या करना है, क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध को स्थापित करना है। चलिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि माना माध्यम 1 तथा लिखिएगा, माना माध्यम 1 तथा 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक हमने माना है μ1 और μ2। तो साफ साफ यहाँ पे लिखिएगा, ऐसे हल लिख के प्यारे बच्चों प्रूफ करना है, संबंध स्थापित करना है। ऐसे लिखिएगा प्यारे बच्चों, कैसे हम आपको बताते हैं, ऐसे लिखिएगा कि माना माध्यम 1 तथा 2 का, ऐसे लिखिएगा, जैसे लिख रहे हैं ऐसे ही लिखिएगा, निरपेक्ष, कैसे लिखिएगा बाबू, जैसे बता रहे हैं वैसे लिखिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, हमने क्या माना है प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक μ1 और μ2 माना है, क्या μ1 और μ2 माना है, ठीक है। μ1 और क्या है, μ2 है, ठीक है। इतना तो आप लोग लिख दिए कि माना माध्यम 1 और माध्यम 2 क्या है प्यारे बच्चों, इसका निरपेक्ष जो अपवर्तनांक के μ1 और μ2 है, ठीक है, लिख दिया। अब प्यारे बच्चों आपको लिखना है कि माध्यम जो 2 है, यहाँ पे आपको लिखना है कि जो माध्यम 1 है, माध्यम 1 की अपेक्षा जो माध्यम 2 है वो सघन है ना। माध्यम 1 की अपेक्षा जो माध्यम 2 क्या है, सघन है। तो ऐसे लिखिएगा कि यहाँ पे और लिखिएगा, यहाँ पे और लिख के लिखिएगा, और माध्यम 1 की अपेक्षा जो माध्यम 2 है, प्यारे बच्चों माध्यम नहीं लिख रहे हैं, समझ लीजिए कि जो माध्यम 2 हुए क्या है प्यारे बच्चों, वो है सघन, सघन, सघन है, ठीक है। इतना आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है तो ऐसे लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, कि माध्यम 1 की अपेक्षा जो माध्यम 2 है वो क्या है, हमारा सघन माध्यम है, ठीक है। और प्यारे बच्चों क्रांति कोण का मान क्या है, अगर यहाँ पे लिखिएगा प्यारे बच्चों कि यहाँ पे कि इसके लिए क्रांति कोण आईसी है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि जब इसके लिए क्रांति कोण आईसी है तो अपवर्तन कोण क्या होगा। अगर मान लीजिए कि इसके लिए क्रांति कोण आईसी है तो अपवर्तन कोण हमारा 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसके लिए, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि अगर इसके लिए क्रांति कोण आईसी है, यहां पे ध्यान रखिएगा कि इसके लिए क्रांति कोण क्या है प्यारे बच्चों, आईसी है, तो अपवर्तन कोण हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, अपवर्तन कोण, अगर ये क्रांति कोण आईसी है तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा बताइए, तो अपवर्तन कोण का मान कितना होगा, अपवर्तन कोण इसके लिए क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों माध्यम 1 को हम लोग क्या मान लेते हैं, θ1, और ये जो माध्यम 2 है इसको हम क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम मान लेते हैं θ2, ठीक है, ये भी याद रखना है। माध्यम 1 को हमने क्या माना θ, और माध्यम 2 को हमने क्या माना θ2। नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आएगा, 100% है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, स्नेल के नियम से हम लिखेंगे। स्नेल का नियम क्या कहता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि स्नेल का नियम क्या कहता है। सबसे पहले लिखेंगे कि स्नेल के नियम से, स्नेल के
नियम से, स्नेल के नियम से क्या है, तो प्यार बच्चों स्नेल के नियम से होता है क्या, हमने आपको यहाँ पे किधर इधर ही लिख देते हैं ताकि इधर तो कम जगह बचेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि स्नेल का नियम क्या होता है प्यार बच्चों, म्यू इक्वल टू क्या होता है साइन आई, यानी आपतन कोण की जाया बट्टा में क्या अपवर्तन कोण की जाया। ये क्या होता है हमारा प्यार बच्चों, ये होता है हमारा, याद रखना है स्नेल का नियम, यानी म्यू इक्वल टू क्या होता है साइन आई बट्टा साइन आर, यानी आपतन कोण की जाया बट्टा में क्या अपवर्तन कोण की जाया, कोई हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। तो हम स्नेल के नियम से प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, याद रखिएगा स्नेल के नियम से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, स्नेल के नियम से क्या होगा म्यू वन, यहाँ पे याद रखिएगा पहले क्या होगा म्यू वन, यहाँ पे क्या होगा इनटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू टू इनटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे साइन थीटा टू, क्योंकि साइन थीटा एक को 1 माने हैं हम और एक को 2 माने हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि म्यू वन यहाँ पे इनटू साइन है तो साइन है ना, और थीटा वन को हमने क्या माना प्यारे बच्चों, थीटा वन का मान कितना है 90 डिग्री है, तो थीटा वन का मान प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे इसमें 90 डिग्री पुट कर दे रहे हैं डायरेक्ट, यहाँ पे 90 डिग्री डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं, बराबर है तो बराबर, म्यू टू है तो म्यू टू, ठीक है, इनटू साइन है तो साइन, ठीक है। अब थीटा टू का मान क्या है, तो थीटा टू का मान यहाँ पे देख लीजिए क्या है प्यारे बच्चों, यानी यहाँ पे अगर बोला जाए कि थीटा टू का मान, तो थीटा टू का मान क्या है, ये क्या है हमारा आईसी है, क्रांति कोण है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों आईसी लिख देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इतना जब क्लियर हो गया तो हम क्या लिखेंगे म्यू वन इंटू साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, यानी म्यू टू इंटू कर दीजिए 1 हो जाएगा, बराबर के उधर क्या हो जाएगा, डॉट का मतलब गुणा ही होता है, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा म्यू टू और क्या है यहाँ पे साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा साइन आईसी, साइन क्या हो जाएगा आईसी, यानी क्या हो जाएगा क्रांति कोण। तो प्यारे बच्चों अगर हम म्यू टू बटा में अगर हम म्यू वन करें तो क्या होगा, म्यू टू बटा में म्यू वन करेंगे तो म्यू टू बटा में म्यू वन करेंगे तो बराबर की इधर क्या बचेगा 1, और बटा के ये गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा भाग करने लगेगा, तो साइन क्या हो जाएगा आईसी हो जाएगा। तो अगर हम अपूर्णांक की बात करें प्यारे बच्चों, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 म्यू टू यहाँ पे इसको लिखे, या हम इसको ऐसे भी लिखे म्यू टू बटा यहाँ पे म्यू वन इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा 1 बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन आईसी, और यही क्या है प्यारे बच्चों इसके बीच क्या है, आपको ध्यान में रखना है कि इसके बीच का क्या है प्यारे बच्चों संबंध है। तो इतना क्लियर हो गया बाबू, इतना क्लियर हो गया, नहीं समझ में आया फिर से समझाएंगे ताकि आपको समझ में आए, समझ में आया नहीं आया चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पे लिखिएगा कि क्रांति कोण सबसे पहले बना लीजिएगा, और उसमें माध्यम 1 है और माध्यम 2 है, और माध्यम 1 प्यारे बच्चों क्या इसका निरपेक्ष अपूर्णांक मानेंगे म्यू 1, और माध्यम 2 का निरपेक्ष अपूर्णांक मानेंगे प्यारे बच्चों क्या मानेंगे म्यू 2 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको अपूर्णांक निकालना है तो निरपेक्ष तो मानना पड़ेगा। उसके बाद से क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो माध्यम 1 हो इसको हम थीटा 1 कोण मानेंगे, और जो माध्यम 2 है इसको थीटा 2 कोण हम मान लेते हैं। तो सबसे पहले लिखना क्या है कि माना कि माध्यम 1 और माध्यम 2 का निरपेक्ष अपूर्णांक क्या है म्यू 1 और म्यू 2 है, ठीक है, तथा आपको लिखना है कि जो माध्यम 1 है माध्यम 1 की अपेक्षा जो माध्यम 2 है वो ज्यादा सघन है, यानी इससे प्रकाश की चाल कम होगी, ठीक है। उसके बाद से आपको लिखना है कि माध्यम 1 इक्वल टू क्या होगा थीटा 1 और माध्यम 2 इक्वल टू थीटा 2, ठीक है। तो उसके बाद से करना है आपको स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या है म्यू इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों साइन आई बटा साइन आर, यानी आपतन कोण की जाया बटा में क्या अपवर्तन कोण की जाया होता है, जिसे हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। तो वही क्या किए हैं प्यारे बच्चों म्यू 1 इंटू यहाँ पे क्या कर दिए हैं साइन थीटा 1 और म्यू 2 इक्वल टू क्या कर दिए हैं साइन थीटा 2। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि साइन थीटा 1 का क्या मान है 90 डिग्री है, तो प्यारे बच्चों 90 डिग्री जिसका मान 1 होता है, और साइन आईसी यानी कहने का मतलब थीटा 2 को हम क्या है ये थीटा 2 है, तो इसको हम इसका मान तो नहीं पता है इसलिए हम लोग क्या करेंगे आईसी इसका हम मान लेंगे, ठीक है, ये क्रांति कोण हो गया। और प्यारे बच्चों इसको सोल्व कर दीजिए, इतना आ जाएगा, तो ऐसे आप सोल्व कर दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी 1 और अपूर्णांक 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको याद रखने की 1 बटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन आईसी, जो कि हमारा 100% प्रतिस्थापित हो गया। तो ये ऐसे आप लोग क्या कीजिएगा बना दीजिएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और 2020 में ही पूछा गया, हो सकता है 100% है कि कहीं 2024 में आ जाए, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देख लीजिए कि 2 पतले अभिसारी, अभिसारी का मतलब क्या होता है अवतल लेंस, है ना,
देखिए अभिसारी का मतलब क्या, अवतल लेंस। और देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। देख रहे हैं कौन सा बच्चा बाजी मार लेता है फटाक से, ठीक है। बना के दिखाइए, सबसे पहले कौन बनाता है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि दो पतले अभिसारी लेंस की क्षमता क्या है, 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर है, प्लस में है, ठीक है। वे यहाँ देखिए समाक्षीय रूप से एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गए हैं। समतुल्य लेंस की जो फोकस दूरी होगी और जो क्षमता होगा वो भी आपको ज्ञात करना है। बाबू आसान कुछ भी नहीं है, भारी कुछ भी नहीं है, आप पढ़ते रहिए, 100% समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि दो पतले अभिसारी यानी क्या है, अवतल लेंस है जिसकी क्षमता क्या है, यानी प्यारे बच्चों क्षमता को P से सूचित करते हैं। 2 को दिया है, P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 5 डायोप्टर हो गया। और P2 यानी दूसरा क्षमता कितना दिया है, तो दूसरा क्षमता दिया है हमारा 4 डायोप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों याद रखिएगा, और जो दूरी दिया है प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए दूरी इक्वल टू क्या दिया है, दूरी हमारा 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। और डायोप्टर किस में होता है, मीटर में होता है, डायोप्टर मीटर में होता है। तो इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो डी इक्वल टू क्या होगा, मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, यानी 10 बटा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 0 पॉइंट यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों 1 हो जाएगा। इसकी दूरी किस में है, तो आपको याद रखना है कि मीटर में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझे आप लोग, यानी जो इसकी दूरी क्या निकली, डी इक्वल टू कितना निकला मीटर में, तो 0.1 ये मीटर में निकला, ठीक है। तो ये तो हमारी बीच की दूरी मीटर में निकल गई। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा जितने भी सारे यहाँ पे, तो लेंस का संयोजन यहाँ पे क्या, लेंस का समतुल्य यहाँ पे क्षमता निकालेंगे, क्या लेंस का समतुल्य, यानी यहाँ पे देखिए लेंस का समतुल्य क्षमता निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पे लेंस का समतुल्य क्षमता। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि क्षमता कैसे निकलता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको लिखना है, ठीक है। यानी अगर आपसे बोलेगा कि लेंस का समतुल्य, हमको क्या बोला है कि क्षमता भी निकालना है और फोकस दूरी भी, तो सबसे पहले क्षमता निकालते हैं। तो क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, P1 प्लस P2 है ना, क्या है P1 प्लस P2, क्या याद रखिएगा P1 प्लस P2, यानी हमको पता है कि P1 5 है और P2 4 है, और फिर क्या होता है माइनस D और इंटू क्या होता है प्यारे बच्चों P1 इंटू क्या हो जाता है P2। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसके लिए, तो लेंस का यहाँ पर देखिए समतुल्य क्षमता, यानी दोनों की क्षमता ज्ञात करने के लिए। समतुल्य क्षमता कैसे ज्ञात होगी, तो P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, मान रखिए P1 का मान कितना है, तो P1 का मान है 5, प्लस यहाँ पे क्या है P2 का मान कितना है, तो P2 का मान है 2, ठीक है। और माइनस है तो माइनस और थोड़ा सा नीचे कर लेने दीजिए ताकि आपको समझ में आएगा बढ़िया से, ठीक है, और नीचे बनाने दीजिए, ठीक है। P1 का मान कितना है 5 है, 5 प्लस क्या है P2 का मान कितना है 2 है, ठीक है, और माइनस है तो माइनस। अब D हमने कितना निकाला मीटर में 0.1, तो यहाँ पे 0.1 लिखेंगे और P1 इंटू P2 क्या करेंगे गुणा करेंगे, यानी 5 गुणे यहाँ पे क्या करेंगे 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया 7 हो गया। अब माइनस है तो माइनस, और 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी क्या हो जाएगा, ये 0.1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 0. ये क्या हो गया बाबू, ये 0.1 हो गया। और प्यारे बच्चों इंटू में क्या हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो अब क्या करेंगे 7 माइनस, अब 10 में 0.1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा बाबू, अगर यहाँ पे 10 में 0.1 से गुणा जब करेंगे तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या निकलेगा, ये बताइए क्या निकलेगा। तो 10 में अगर हम 0.1 से प्यारे बच्चों गुणा करते हैं तो ये हमारा क्या निकल के आता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रख, सॉरी 5 चौका 20 ना होगा, 2 कैसे ले रहे हैं बाबू, यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं गड़बड़ है, सॉरी हम मान 2 रख के बना रहे हैं, 4 रख के नहीं बना, इसीलिए बोले काहे आंसर में गड़बड़ी है। सबसे पहले यहाँ पे 4 ना है जी, तो यहाँ पे क्षमता का, समतुल्य लेंस की क्षमता का हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है P1 प्लस P2, ठीक है, और माइनस क्या होता है D इंटू क्या होता है P1 इंटू P2। हम मान गलत रख रहे थे, हम 4 की जगह पे 2 रख के बना रहे थे, इसलिए गड़बड़ा रहा था आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, क्योंकि P1 का मान कितना है 5 और P2 का मान कितना है 4, फिर माइनस है तो माइनस, D का मान हमने कितना निकाला था, तो D का मान हमने निकाला था 0.1, तो 0. क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना कि P1 का मान 5
गुणे P2 का मान क्या है 4, तो हो जाएगा। अब देखिए 5 4 को 9 गो, माइनस है तो माइनस, और 0.1 है तो 1 है, इंटू क्या हो जाएगा 5 चौका ये 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी 9 माइनस जब 0.1 में 20 से गुणा कराइएगा तो हो जाएगा 2। यानी प्यारे बच्चों अगर आपसे बात किया जाए कि इसकी जो क्षमता निकली प्यारे बच्चों P समतुल्य यानी निकला कितना निकला, ये P का मान निकाल रहे हैं, ठीक है, पूरा क्षमता यानी पूरा P का मान निकाल रहे हैं, तो ये हमारा P का मान निकल गया 7 डाइऑप्टर, ठीक है। ये हमारा संयोग यानी दोनों को मिलाए तो हमारा क्षमता कितना निकला प्यारे बच्चों 7 निकला। तो हम एक बात बता रहे हैं कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसकी फोकस दूरी भी ज्ञात करनी है, तो फोकस दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है, तो P इक्वल टू क्या पढ़े हैं आप लोग 1/f डाइऑप्टर, तो f का मान निकालेंगे तो क्या होगा, f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा ना, f का मान निकालना है तो 1/p हो जाएगा। हमको f ज्ञात करना है तो f ऐसे ही रहेगा, 1 है तो 1 और p का मान कितना है 7 है तो 7। अब इसको क्या कर देते हैं, डाइऑप्टर को सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर में फोकस दूरी निकलता है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा 14.28 सेंटीमीटर हमारी क्या निकल के आ जाएगी फोकस दूरी, जो कि हमारा 100% राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो इतना आंसर आ रहा है सबका, हो गया बाबू। सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे समझिएगा, इसमें का एक और क्वेश्चन है उसको तुरंत अभी हम सॉल्व करा दे रहे हैं ताकि आपको पूरा 100% समझ में आ जाए। चलिए यहाँ पे आपको नहीं भी समझ में आया होगा, चलिए इसका एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है वो हम आपको बता रहे हैं अभी जस्ट, आप भी ट्राई कीजिएगा 100% समझ में आएगा। अब देखिए, नहीं ये भी क्वेश्चन नहीं है, ये देखिए ये क्वेश्चन है। चलिए इसी टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन है, तो चलिए यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो तो क्वेश्चन बन गया लेकिन इस क्वेश्चन को बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि उसी टाइप का ये भी एक प्रश्न है जो कि 2000 ये कितना है 2015, एक की जगह पे 2 लिखा गया, 2015 के एग्जाम में ये आया हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि 2 पतले लेंस की क्षमता, पहला क्षमता दिया है P इक्वल टू 5 डाइऑप्टर, यानी हम क्या लिखते हैं P1 इक्वल टू कितना दिया है 5 डाइऑप्टर दिया है, ठीक है। अब देखिए P2 का मान कितना दिया है, साफ साफ लिख देते हैं, यानी यहाँ पे याद रखिएगा P1 इक्वल टू क्या है 5 डाइऑप्टर है, ठीक है। P2 इक्वल टू कितना दिया है, P2 इक्वल टू कितना दिया है 2 गो डाइऑप्टर दिया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि ये एक दूसरे से दूरी पे कितना है 20 सेंटीमीटर की दूरी है, यानी D इक्वल टू क्या है 20 सेंटीमीटर में है। तो प्यारे बच्चों हमने क्या बताया, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है क्योंकि क्षमता मीटर में ही आता है, तो यहाँ पे D इक्वल टू क्या होगा याद रखिएगा 20 हो जाएगा, लेकिन इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, तो जब प्यारे बच्चों इसको कटाएंगे तो क्या होगा 0.2 ये मीटर में आ जाएगा, यानी D इक्वल टू क्या होगा 0.2 मीटर आ गया, ठीक है। ये हमारी दूरी निकल गई, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गए हैं, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी और क्षमता निकाले, यानी समतुल्य लेंस की पहले क्षमता निकालेंगे फिर फोकस दूरी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाबू, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी, क्या लिखेंगे समतुल्य लेंस की क्षमता निकालेंगे पहले, उसके बाद से हम फोकस दूरी उसका निकाल देंगे। तो क्षमता के लिए प्यारे बच्चों हमने क्या बताया कि फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हमने क्या बताया, तो फॉर्मूला बताया हमने P1 प्लस P2 माइनस D इंटू क्या होता है P1 इंटू क्या होता है P2 होता है। तो बस मान रख दीजिए P1 का मान कितना 5, ठीक है, प्लस है तो प्लस, P2 का मान कितना 2, माइनस है तो माइनस, D का मान कितना है 0.2 है, हमने क्या निकाला 0.2 मीटर, और प्यारे बच्चों P1 इंटू P2 क्या है तो 5 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, माइनस 0.2 है तो 0.2 और इंटू हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 7 माइनस, अब 10 में 0.2 से गुणा कीजिएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी जो पूरा हमारा संयुक्त जो होगा ना, संयुक्त यानी समतुल्य लेंस की जो क्षमता होगी P इक्वल टू कितना होगा 5 डाइऑप्टर निकल जाएगा, ठीक है। जब ये 5 डाइऑप्टर निकल गया तो हमको तो प्यारे बच्चों बोला है कि इसकी फोकस दूरी भी ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी कैसे ज्ञात होगा, F इक्वल टू क्या होगा, तो F इक्वल टू क्या होता है 1/P होता है, ठीक है। यानी इसको मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा क्योंकि फोकस दूरी सेंटीमीटर में होती है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर में 100 और क्षमता कितना है 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब 5 से कटाइए कितना बार में, तो 20 5 100 यानी 20 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी निकल गई, और क्षमता कितना निकल गया प्यारे बच्चों 5 डाइऑप्टर। तो यहाँ पे आपको इसी टाइप से क्वेश्चन को बनाना है जो कि 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया ये कैसे बना।
बस एक फॉर्मूला याद रखिएगा, बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग फिर पीछे की तरफ, क्योंकि ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है। अब देखिए, अब जो है हमारा क्वेश्चन वो है कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक दूरी का मात्रक होता है जो निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्षों में जितनी दूरी तय की गई होती है उसी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? ये तारों की दूरी मापा जाता है ना, ग्रहों पे तारों की दूरी मापा जाता है। ये सब इसी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी प्रकाश वर्ष सिंपल से पूछे कि प्रकाश वर्ष क्या है, जो कि 2020 में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष क्या है? तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्षों में तय की गई दूरी को हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो सिंपल से यहाँ पे देख लीजिए कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष लगभग कितना के बराबर होता है? तो 9.4 गुणे 10 की पावर 12, याद रखना है कि किलोमीटर के ये बराबर होता है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर? तो 9.4 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर की ये बराबर होता है। ठीक है, क्लियर रखिएगा। अब देखिए, प्रकाश वर्ष तारों के बीच की दूरी को मापता है। हमने अभी बताया कि ये क्या करता है? दूरी को मापता है। प्रकाश वर्ष क्या करता है? तारों के बीच की दूरी को मापता है। तो इसमें कुछ है नहीं, बस यहाँ पे याद रखने की प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्षों में तय की गई दूरी को ही हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं, जिसका मान क्या होता है? 9.4 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर प्यारे बच्चों एक प्रकाश वर्ष का मान भी होता है। वो भी आपको लिख देना है। क्लियर हो गया होगा 110%। अब चलिए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि कब कब पूछा गया है, कब कब नहीं पूछा गया है, ध्यान तो देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर लिखे। देखिए कब कब पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि ये पूछा गया है 2019 में, 2021 में और 2023 में। ज़्यादा दूर नहीं है कि प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष क्या है। तो आपको पता है कि इंद्रधनुष क्या होता है? नहीं पता है ना? तो सबसे पहले जानना तो पड़ेगा ना इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, क्या होता है इसमें कि इंद्रधनुष बनता है। तब ना जानेंगे कि प्राथमिक क्या है, अद्वितीय क्या है। नहीं जानते हैं ना, नहीं पढ़ाए भी नहीं है। लेकिन इस लेक्चर में हम आपको पढ़ा के ही पढ़ाएंगे, इसलिए इतना टाइम लेके आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इंद्रधनुष की बात करें तो इंद्रधनुष क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे याद रखिएगा कि सबसे पहले आप लोगों ने प्रिज्म पढ़ा होगा। प्रिज्म पढ़ा है ना बाबू? प्रिज्म पढ़ा है आप लोगों ने। प्रिज्म क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरणें प्यारे बच्चों क्या होती है, जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से टकराती है तो ये क्या होता है? अपवर्तन होता है। और प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? अपवर्तन होता है। और यहाँ पे याद रखना है कि अपवर्तन होता है और उसके बाद से क्या होता है, ये 7 रंगों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है। ठीक है, ये क्या होती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जो कि हम आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखा सकते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखिए 7 रंगों में ये क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? इस टाइप से ये विभक्त हो जाती है। क्या होती है? वर्ण विक्षेपण हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से टकराती है तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाती है? ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए जब ये आपको समझ में आ गया तो अभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखिए कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है। तो जब बरसात के दिनों में, ठीक है, क्या होता है? पहली बात तो इंद्रधनुष कब निकलेगा? या तो सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में, है ना? या तो सुबह के टाइम में या तो शाम के टाइम में। आप चाहिएगा कि दोपहर में बन जाए इंद्रधनुष, तो नहीं। और इंद्रधनुष कैसे बनता है कि जब आपका पीठ क्या हो, सूरज के पीछे हो, तो आगे सामने की तरफ क्या बनेगा? इंद्रधनुष का निर्माण होगा। कैसे बनता है वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन इंद्रधनुष कैसे बनेगा तो ध्यान में रखना है कि क्या हो, अगर किरण क्या है, प्रकाश की किरण आपके पीछे हो और पीठ की तरफ किरण हो और आगे प्यारे बच्चों क्या होगा? इंद्रधनुष बनेगा। अगर प्यारे बच्चों इधर बन रहा है तो क्या होगा? आपका पीठ पीछे होगा और सूर्य का प्रकाश पीछे होगा और इंद्रधनुष इस साइड बनेगा। बाकी दोपहर में ये नहीं बनता है। और चलिए हम आपको बताते हैं कैसे ये इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो जब प्रकाश की जो हल्की बूंदे होती है, समझिएगा, जो प्रकाश की हल्की बूंदे होती हैं प्यारे बच्चों, वो क्या होती है कि हल्की बूंदे होने के कारण वो हवा में ही लटक जाती है। ठीक है, वो क्या होती है? हवा में ही क्या होती है प्यारे बच्चों? लटक जाती है। जैसे हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे समझ। सबसे पहले देखिए इंद्रधनुष, पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वर्षा के दिनों में वर्षा की बूंदों पर पड़ता है तो कभी कभी दर्शक के जिसका पीठ सूर्य की ओर
यहाँ पे क्या पीठ क्या हो, सूर्य की ओर हो, तो स्पेक्ट्रम के रंगों वाले यहाँ पे देखिए संकेंद्रित चापें दिखाई देती है। इन्हीं रंगीन चापों को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। प्रायः 2 इंद्रधनुष एक साथ दिखाई देते हैं, है ना, वही होता है प्राथमिक और द्वितीय। ठीक है, अब याद रखना है, जो कि एक दूसरे के ऊपर होता है। अंदर वाले इंद्रधनुष को हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं, तथा बाहर वाले द्वितीय इंद्रधनुष को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय इंद्रधनुष कहते हैं, जो बाहर रहता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। द्वितीय इंद्रधनुष की अपेक्षा प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है वो ज्यादा चमकीला होता है, क्योंकि ये छोटा होता है। ठीक है, याद रख लेना है। तथा इसकी भीतरी कोर बैगनी और बाहरी कोर प्यारे बच्चों क्या होती है, लाल होती है। तथा द्वितीय इंद्रधनुष की बात करें तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि द्वितीय इंद्रधनुष का क्रम यहाँ पे प्रथम इंद्रधनुष के ठीक उल्टा होता है। यानी प्राथमिक में इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्राथमिक में बोला जा रहा है कि बाहरी कोर क्या होगा प्यारे बच्चों, लाल होगा, और प्यारे बच्चों अंदर का कोर क्या होगा, बैगनी होगा। यानी इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है हम आपको बता देते हैं, और आपको पूरा प्यारे बच्चों 110% समझ में भी आएगा, और लिखित गारंटी है कि आने वाला है। तो इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, चलिए अब हम आपको बताते हैं। जैसे प्यारे बच्चों क्या हुआ, ये सूर्य का प्रकाश, ये क्या है, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, ये क्या है, सूर्य है। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये क्या है, आप है। ठीक है, ये क्या है, आप है। और आपका पीठ क्या है प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये आपका पीठ इसके पीछे है, आप देख रहे हैं सामने। ठीक है, तो यहाँ पे जो बारिश की हल्की बूंदे होती है ना, ये मान लीजिए कि बड़ा बड़ा बूंद बनाना पड़ेगा, तो ये बारिश की हल्की बूंदे क्या होती है प्यारे बच्चों, सूर्य का जब श्वेत प्रकाश आता है तो ये क्या होता है, अपवर्तन होगी प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, फिर क्या होता है, प्रशिक्षण के आंखों पे आके मिलता है। तो इस प्रकार हमको प्यारे बच्चों एक रंगीन चाप दिखाई देती है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये 7, मतलब हम बता रहे कि ये क्या होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ भी आया तो ये भी क्या करता है, ऐसे ऐसे, ये तो दूसरे के लिए हो गया, ये ऐसे, मतलब जो प्रशिक्षण होता है, जो देखता है उसके आंखों पे पड़ता है, तो इसको यहाँ पे क्या रंगीन चाप दिखाई देती है 7 कलर का। ठीक है, उसमें 2 गोर आता है, एक होता है छोटा इंद्रधनुष, ठीक है, जिसको हम लोग प्राथमिक इंद्रधनुष बोलते हैं, एक जो बड़का होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय इंद्रधनुष बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, जो कि एक छोटा होता है। ठीक है, ऊपर में लाल होता है और नीचे में बैगनी कलर होता है प्राथमिक इंद्रधनुष में। प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, आपको हम बता देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले क्या है, इंद्रधनुष बनाना है, प्राथमिक इंद्रधनुष। ये हमारा क्या है, सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, ये सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों आप खड़े हैं। ठीक है, जो चेक करने वाला होगा, यानी पीछे, यानी इसका जो पीठ होगा सूर्य की तरफ होगा, और ये दिख रहा होगा इधर। ठीक है, और इसको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इसको इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। कैसे, तो मान लीजिए जो बारिश की हल्की बूंदें होती हैं, ये प्यारे बच्चों क्या करती हैं, एगो प्रिज्म की तरह कार्य करती है ना, एगो प्रिज्म की तरह। यानी जैसे इससे क्या होता है प्यारे बच्चों, श्वेत प्रकाश की किरणें इस पे जाती है तो क्या होता है, ये अपवर्तन होके प्यारे बच्चों क्या होता है, और फिर प्यारे बच्चों अपवर्तन होके क्या करता है, डायरेक्ट ये क्या करता है, प्रशिक्षण के आंखों पे आता है। तो ये मान लीजिए कि श्वेत प्रकाश है, ये क्या है, श्वेत प्रकाश की किरण है, और ये आया तो कौन सा है, लाल प्रकाश है ना, लाल रंग में विभक्त हो गया। ये तो एक ही में हम दर्शा सकते हैं ना कि एक ही बिंदु में क्या होगा, प्रिज्म एक ही होता है, उसमें प्रकाश की किरणें जाती है तो 7 रंग में विभक्त हो जाती है। तो इसी प्रकार श्वेत की प्रकाश की किरणें क्या जाएंगी तो ये क्या होगा, 7 रंग में वापस आएंगी। तो ऊपर लाल होगा और सबसे नीचे क्या होगा, बैगनी होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया प्यारे बच्चों क्या, अब प्रकाश की किरणें जाएंगी और 7 रंगों में विभक्त हो जाएंगे। तो ये जो हमारा होगा प्यारे बच्चों, याद रख लेना है कि ये हमारा सबसे ऊपर जो विचलित करके आएगा वो लाल होगा, फिर प्रकाश की किरणें जाएंगी, और प्यारे बच्चों फिर क्या, मान लीजिए इस बिंदु में हम लोग दर्शा रहे, फिर श्वेत प्रकाश की किरण गई, अपवर्तन हुई, फिर टकरा के क्या हो गई, यहाँ पे प्रशिक्षण के केंद्र पे, मतलब आंख पे आके लगे। तो मान लीजिए कि ऊपर में लाल है, नीचे वाला बैगनी है, यानी ये जो लाल है ना, लाल कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो लाल जो कोण बनाता है, आपको ध्यान में रखना है कि जो लाल कोण बनाता है ना, लाल जो कोण बनाता है आपको ध्यान में रखना है कि 40 डिग्री का कोण बनाता है, जो कि बैगनी है वो कितना डिग्री का, 42 डिग्री का ये कोण बना लेता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको इतना ध्यान में रखना है। तो ये जो होता है हमारा क्या होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। यानी आपको याद रखिएगा कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होगा ना, ऊपर में लाल रंग और बीच में यहाँ पे क्या होगा, और सब कलर रहेगा, और लास्ट में क्या होगा, हमारा बैगनी रंग होगा। तो ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों क्या, प्राथमिक इंद्रधनुष। अब बात करते हैं द्वितीय इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो चलिए द्वितीय इंद्रधनुष कैसे बनता है हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या है, हमारा सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या है, कोई प्रशिक्षण है जो देख रहा है। ठीक है, ये पीठ इसका क्या है, सूर्य की तरफ है, और यहाँ पे बारिश की बूंदे हैं हल्की जो हवा में लटकी हुई। ये क्या होगा प्यारे बच्चों, पहले आएगा अपवर्तन होगा, फिर यहाँ पे टकराएगा, फिर यहाँ पे टकराएगा,
फिर क्या होगा, तब यहाँ पे ये आता है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर श्वेत प्रकाश की किरणें जाएगी, टकराएगी, हम एक ही पे दर्शा सकते हैं। फिर क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके केंद्र पे आती है, यानी जो बैगनी रंग होगा वो ऊपर होगा और उसका कोण कितने डिग्री का होता है, 53 डिग्री का, और नीचे वाला लाल का कोण कितना डिग्री का होता है, 50 डिग्री का होता है, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, एक चाप दिखाई देगा बड़ा सा, जिसमें ऊपर क्या होगा, बैगनी रंग होगा और नीचे वाला जो होगा लाल रंग होगा, वो हमारा क्या होगा, द्वितीय इंद्रधनुष होगा। और जो द्वितीय इंद्रधनुष होता है वो प्यारे बच्चों सबसे बड़ा होता है और इसके नीचे प्रथम इंद्रधनुष हमारा बनता है। इसमें क्या होता है, बैगनी रंग क्या होता है, ऊपर रहता है, और नीचे जो होगा सबसे लाल, सॉरी द्वितीय में क्या होगा, द्वितीय में सही है कि बैगनी रंग ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा, लाल रंग होगा। और इसमें क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है कि जो ऊपर होगा वो क्या होगा हमारा, याद रखना है कि लाल रंग होता है, और नीचे जो होगा सबसे, इसमें क्या होगा, बैगनी होगा। तो ये आपको इंद्रधनुष समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका निर्माण होता है। तो चलिए इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इसका मतलब अंतर को समझ लेते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है। तो इसमें 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार परिवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि ये जब प्रकाश आई तो यहाँ पे आई और मुड़ी, ठीक है, एक बार यहाँ पे परिवर्तन हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए विरल से सघन में गया, फिर सघन से विरल में आया, ठीक है, और फिर क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। यानी कहने का मतलब इसमें क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है कि 2 बार तो अपवर्तन की क्रिया होती है लेकिन मात्र 1 बार परिवर्तन होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, 2 बार अपवर्तन और 2 बार परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, श्वेत प्रकाश किरणें आती है, टकराती है, फिर यहाँ पे टकराएगी, यहाँ पे टकराएगी, फिर यहाँ पे टकरा के फिर वापस आती है। तो इसमें क्या होता है, 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार परिवर्तन भी होता है। ऊपरी किनारे पे लाल रंग होता है, प्राथमिक पे हमने क्या बोला, जो छोटा होता है, और ऊपरी किनारे पे क्या होता है, सबसे ऊपर लाल, जो प्राथमिक होता है, जो छोटा होता है, ठीक है। जबकि प्यारे बच्चों इसमें बाहरी किनारे पे क्या होता है, बैगनी रंग होता है। चलिए अगला देख लीजिए कि आंतरिक किनारों पर बैगनी रंग होता है। तो इसमें जब ऊपर लाल है तो सबसे अंत वाला क्या होगा बाबू, आपको क्या बताएं कि बैगनी होगा, बैगनी, ठीक है, याद रखना है। और इनका जो चाप होगा उसका डिग्री कितना होगा, 2 डिग्री होगा, हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आंतरिक किनारों पर बैगनी रंग होता है और बैगनी रंग का सूर्य की विकिरण 41 डिग्री यानी 40 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे आप लोग तीसरा लिखिएगा कि आंतरिक किनारों पर लाल रंग होता है यानी नीचे किनारे पर, और लाल रंग का सूर्य का किरण कितना है, ये 50 डिग्री यानी 51 डिग्री तक का कोण बनाती है, ठीक है। अब देखिए कि बाकी सारे लाल रंग और बैगनी रंगों के बीच जो होता है उसका 2 डिग्री का परास होता है। हमने क्या बनाया कि जब लाल रंग आती है तो वो 2 डिग्री का परास बनाती है, जबकि बाकी सारे रंग बैगनी और लाल रंगों के बीच में जो होता है वो 3 डिग्री का परास बनाता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या है और द्वितीय इंद्रधनुष क्या है। प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है कि प्राथमिक इंद्रधनुष छोटा होता है और ऊपर लाल होता है और नीचे बैगनी होता है। और ठीक इसके ऊपर हमारा द्वितीय इंद्रधनुष होता है जिसमें बैगनी रंग ऊपर होता है और लाल रंग क्या होता है, नीचे होता है। तो ये हमारा द्वितीय इंद्रधनुष और पहला हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। इसमें प्यारे बच्चों कोण जो होता है 2 डिग्री के डिफरेंस पे रहता है, इसमें क्या होगा 3 डिग्री के डिफरेंस पे रहेगा, ठीक है। तो इसमें लाल रंग का कोण कितना होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग का कोण 40 डिग्री तक होता है, 42 डिग्री, ठीक है, 42 डिग्री होता है मान लीजिए, है ना। और बैगनी का कितना होता है 40 डिग्री। तो कोणों का जहाँ पे यहाँ पे हम कोणों का विचलन निकालें तो 2 डिग्री होता है, तो 2 डिग्री इसका हो गया। इसमें 50 53 होता है तो 50 में से 53 को घटाइएगा 3 डिग्री इसका होगा। तो ये आपको 100% समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि खतरे का संकेत लाल क्यों है, यानी खतरे के संकेत में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। अब ये मत समझिएगा कि आप सब्जेक्टिव करा रहे तो इतना टाइम क्यों ले रहे हैं, साथ साथ आपका थ्योरी भी तो हो रहा है। इंद्रधनुष भी बता दिए कि प्राथमिक क्या होता है, सारा चीज का थ्योरी भी साथ में हो रहा है और सब्जेक्टिव भी हो रहा है, यानी पूरा डीपली आपका स्टडी हो रहा है। तो टेंशन मत लीजिए। देखिए खतरे का संकेत लाल क्यों होता है, तो लाल रंग का क्या होता है, तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और जो प्रकीर्णन होता है वो कम होता है, यानी फैलने की जो प्यारे बच्चों जो शक्ति होती है वो कम होती है ना। यानी कहने का मतलब लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, अतः क्या होता है लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है यानी जो फैलाव होता है वो कम होता है और जो तरंग दैर्ध्य होता है वो ज्यादा होता है। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि फलस्वरूप वायुमंडल में धुआं अथवा कोहरे होने पर भी लाल रंग का सिग्नल बहुत दूर से दिखाई देता है, इसलिए खतरे का संकेत बाबू लाल रंग है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लाल रंग एकदम आसान है, आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। अगला देख लीजिए कि 2 उत्तल लेंस की क्षमता। अब देखिए क्या है, 2 उत्तल लेंस की क्षमता क्या दिया है, 12 डायोप्टर और -2 डायोप्टर दिया हुआ है, ठीक है। और इसको संपर्क में समकक्षीय रूप से रखे हैं तो पूछा जा रहा है कि इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, जो 2013 में पूछा गया और सारा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूछे जाने वाला।
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्षमता निकालेंगे। प्यारे बच्चों क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, P1 प्लस P2 करते हैं। क्षमता कैसे निकलता है, P1 प्लस P2। तो पूरा क्षमता निकालने के लिए क्या होगा, P1 प्लस P2। तो P इक्वल टू पूरा क्षमता कैसे निकलेगा, तो 12 डायोप्टर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, अब माइनस में क्या है, 2 डायोप्टर है, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या होगा, 12 माइनस 2 हो जाएगा, यानी क्षमता इक्वल टू क्या निकलेगा, 10 डायोप्टर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी निकालने के लिए F इक्वल टू क्या होता है, 1/P होता है। यानी F इक्वल टू हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऊपर में 100 लिख सकते हैं और बटा में क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों F इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 100 है तो 100 और P बटा में कितना है, 10 है। तो जब 10 से कटाइएगा तो 10 दहिया 100, यानी फोकस दूरी क्या निकल गई, 10 सेंटीमीटर हमारी फोकस दूरी निकल गई। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा बाबू, आपसे बन जाएगा। देखिए कैसे निकालना है कि 2 उत्तल लेंस का क्षमता 12 और 2 दिया है, ठीक है। अभी देखिए कि उत्तर उसको संपर्क में समक्षीय रूप में रखने पर संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी, यानी इसका संयोजन का जो पूरा फोकस दूरी निकालना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले इस लेंस के दोनों को जोड़ेंगे, तो यानी पूरा लेंस को जोड़ेंगे, इसमें पहला लेंस और दूसरा लेंस को जोड़े तो हमारा 10 डायोप्टर आ गया। बस यहाँ पे क्या करना है, हमको क्षमता का मान रखना है और हमारा फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, आप लोग ऐसे बनाइएगा। अब देखिए कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से क्या अभिप्राय है, इसके क्या क्या प्रतिबंध और आवश्यक सूत्र हैं। बाबू पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हमने क्या बताया कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। देखिए हमने क्या बताया कि ये क्या है, जब प्रकाश की किरणें क्या होती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो क्या होती है, पथ से विचलित हो जाती है ना, यानी अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी इसमें, ठीक है। पहले अभिलंब खींच लेने दीजिए। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, यानी पूरी तरह से लौट आना, पूरी तरह से बाबू लौट आना, पूरी तरह से लौट आना। क्या होता है, पूरी तरह से लौट आना। ये क्या हो गया, हमारा अभिलंब हो गया, ठीक है। अब जब ये अभिलंब है प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखिए आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए, जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए प्यारे बच्चों, ये 90 डिग्री बन जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को ना बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं क्रांति कोण। यानी क्रांति कोण का मान और बढ़ाएंगे तो प्यारे बच्चों ये जो किरण है यहाँ जाएगी, अब तो इसको ऊपर नहीं जाएगी, अभी क्या होगी, टकरा के फिर इसी माध्यम में लौट आएगी। ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा विरल है और ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, सघन है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जब ऐसे इसका डेफिनेशन बनाइएगा कि जब प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाती है तो क्या होती है, क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे आपतन कोण का वह मान जिसके लिए जो अपवर्तन कोण हो 90 डिग्री हो जाए उसे तो हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि आपतन कोण के मान को क्रांति कोण से भी ज्यादा करेंगे, ठीक है। क्रांति कोण पे तो ये 90 डिग्री का हो जा रहा है, उससे ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, प्रकाश टकरा के फिर उसी माध्यम में लौट आएगी और इसी क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके पर प्रतिबंध आवश्यक क्या है, मतलब इसकी शर्तों को लिखना है, यानी इससे क्या क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होने पे, ये क्या है, क्रांति कोण है, IC है क्रांति कोण, क्रांति कोण से अधिक है ना, तो ये क्या कर देती है, फिर उसी माध्यम में लौट आती है। इसी को हम लोग क्या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। और इसके शर्त क्या है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, दूसरा कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। जैसे प्यारे बच्चों 2022 का क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो जब प्रकाश श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से टकराती है तो अपवर्तन के बाद क्या वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए जब प्रकाश की किरणें एक पतले प्रिज्म से गुजरती है तो निर्गत किरण अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित होने के साथ साथ प्यारे बच्चों विभिन्न रंगों में क्या हो जाती है, प्रकाश विभक्त हो जाती है। इस घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म श्वेत प्रकाश के कारण 7 रंगों की पट्टियां हमको क्या दिखलाई देती है। जैसे ये श्वेत प्रकाश की किरण आई, प्रिज्म से टकराई, अब अपवर्तन के बाद क्या हो गई, ये 7 रंगों में विभक्त हो गई, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे, वर्ण विक्षेपण बोलेंगे। बहुत आसान है। अब देखिए कि 2 ये तो बना दिए, उसी टाइम में आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा। देखिए आवर्धन तथा आवर्धन की शक्ति में क्या अंतर है। देखिए क्वेश्चन 2020 का आया हुआ आवर्धन क्षमता। तो
तो आवर्धन किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। ठीक है, क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई, आवर्धन का मतलब एम इक्वल टू क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई बी और वस्तु की ऊंचाई यू, इसी को क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं। तो सिंपल सा लिखिएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, सिंपल सा। अब देखिए, आंख पर छवि द्वारा बनाए गए कोण और आंख पर वस्तु द्वारा बनाए गए कोण के अनुपात को हम लोग आवर्धन शक्ति कहते हैं। ये आप लोग डिफरेंस लिख दीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा है कि प्रतिबिंब की दूरी में वृद्धि के साथ साथ आवर्धन क्षमता का मान भी बढ़ता है। अगर प्रतिबिंब दूर होगा तो आवर्धन क्षमता का मान भी बढ़ेगा, जबकि प्रतिबिंब की दूरी के साथ साथ इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि प्रतिबिंब की दूरी में वृद्धि के साथ इसका आवर्धन क्षमता घटता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा कि आवर्धन क्या होता है? माइनस इन्फिनाइट से प्यारे बच्चों प्लस इन्फिनाइट के बीच ये होता है। ठीक है, तो आपको ये लिख देना है। और इसकी शक्ति की बात करें तो प्यारे बच्चों ये लिखिएगा कि d/f से क्या होता है? 1 + d/f तक इसका प्यारे बच्चों क्या होता है? शक्ति होता है आवर्धन क्षमता का। ठीक है, अब देखिए कि यह आप देखिए रेखीय आवर्धन होता है और ये कोणीय आवर्धन होता है। तो ये आपको पूरा 100% समझ में आ गया होगा। ये आपको पूरा 100% समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। अगला देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? मानव नेत्र। तो चलिए अब मानव नेत्र के बारे में हम पढ़ते हैं। तो मानव नेत्र कुछ इस प्रकार का होता है, समझिएगा। मानव नेत्र की बात करें, मानव नेत्र कुछ इस प्रकार का होगा। मानव नेत्र की बात करें प्यारे बच्चों, मानव नेत्र कुछ इस प्रकार का होता है। मानव नेत्र कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये मानव नेत्र मान लीजिए, मानव नेत्र। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? नेत्र लेंस लगा होता है। मान लीजिए ये क्या है? हमारा नेत्र लेंस है। और ये मांसपेशियों से क्या होता है प्यारे बच्चों? ये जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ पे क्या होता है? हमारा रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना। रेटिना, ये क्या होता है? हमारा रेटिना होता है। ठीक है, तो देखिए जब श्वेत प्रकाश की किरण, ये हमारा आंख है, ये क्या है? हमारा श्वेत प्रकाश की किरण है। ठीक है, अब ये जो श्वेत प्रकाश की किरण है बाबू, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ से अब ये क्या होगी प्यारे बच्चों? ये जो श्वेत प्रकाश की किरण होगी ये क्या होगी? ये रेटिना से टकराएगी। ठीक है, ये क्या होगी प्यारे बच्चों? ये रेटिना से क्या होगी? टकराएगी। ठीक है, जब टकराने के बाद से प्यारे बच्चों क्या होती है? रेटिना पे टकरा के ये किस पे? यहाँ पे याद रखना है कि ये हमारा जो नेत्र लेंस है इस पे टकराती है। रेटिना बोल रहे हैं, नेत्र लेंस पे टकराती है और ये रेटिना पे मिलती है। तो समझिए कि आपकी आंख में कोई भी दोष नहीं है, कोई भी दोष नहीं है। अगर आपका सूर्य का प्रकाश आता है और प्यारे बच्चों नेत्र लेंस से टकरा के क्या करता है? रेटिना पे बन जाता है, तो आपको कोई दोष नहीं है। अब मान लीजिए दूर कहीं प्रकाश आ रहा है ना, यानी यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ से कोई आ रहा है। ठीक है, और प्यारे बच्चों क्या है? यहाँ पे ये टकरा रहा है किस पे? ये मांसपेशियों पे। ठीक है, याद रखिएगा कि दूर वाला में क्या होगा कि दूर वाला में क्या होगा? ये आएगा और यहाँ पे टकराएगा। यहाँ पे नेत्र लेंस पे नहीं टकराएगा, ये मांसपेशियों पे टकराएगा और ये कहीं दूर जाके यहाँ पे प्रतिबिंब या इसका बनाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। अब यहाँ आप देखिए कहीं नज़दीक से कोई वस्तु आ रहा है, ये क्या करेगा? डायरेक्ट इसी पे टकरा जाएगा, नेत्र लेंस पे, और ये क्या करेगा प्यारे बच्चों? ये जो प्रतिबिंब बनाएगा यहीं पे बना लेगा। तो इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। लेकिन ये जो नेत्र लेंस होता है ना प्यारे बच्चों, क्या करता है? अगर ज्यादा दूरी पे वस्तु है तो क्या करेगा? ये अपने नेत्र लेंस को फैला देगा ताकि हमारे नेत्र लेंस पे ही क्या करे? प्रकाश पड़े। अगर कोई वस्तु पास है तो ये क्या करेगा? अपने नेत्र लेंस को एकदम और छोटा कर देगा। तो ये प्रकाश, ये जो नेत्र लेंस होता है वो क्या करता है? अपने हिसाब से क्या करता है? दूर के लिए पूरा फैला देता है और नजदीक के लिए प्यारे बच्चों और करीब ला देता है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ लीजिएगा। तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन, यहाँ पर देखिए परिवर्तन कर नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है, उसको नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। यानी नेत्र का समंजन क्षमता क्या है? जब दूर वस्तु होगी तो अपने आंख को फैला लेगा, यानी ये नेत्र लेंस फैला देगा। ये जो मांसपेशियों पे पड़ रहा है ये क्या करेगा? डायरेक्ट नेत्र लेंस पे पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे नजदीक की वस्तु है तो ये क्या करेगा प्यारे बच्चों? नेत्र लेंस छोटा हो जाएगा ताकि ये जो बीच में पड़ रहा है इसके किनारे पे पड़े और सही जगह क्या हो, फोकस उसका प्राप्त हो। तो ये हमारा होता है। तो चलिए इसका इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद से इसका हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और आप लोग साथ में बताइएगा कि हाँ ये क्लास कैसा लगा, बढ़िया लगा, समझ में आया। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। कोर्स नहीं लिए हैं ले लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।